नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक टुडे जीके सीरीज में आपका स्वागत है। फिर हम आपके लिए लाए हैं अन्य नए प्रश्न। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। हमें ये ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी रही, कमेंट ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दर्शना रेड आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन 1 विनोबा भावे, ऑप्शन बी बीजी तिलक, ऑप्शन सी अरुणा आसफ अली, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। व्यक्तिगत सत्याग्रह अगस्त प्रस्ताव का परिणाम था। इसकी शुरुआत बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन में विनोबा भावे के द्वारा की गई। यह न केवल स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बल्कि भाषण के अधिकार की पुष्टि करने के लिए भी आंदोलन था। कांग्रेस ने एक बार फिर गांधी को 1940 के अंत में कमान संभालने के लिए कहा, जिससे एक व्यापक रणनीतिक परिप्रेक्ष्य के साथ एक जन संघर्ष की शुरुआत हुई। 17 अक्टूबर 1940 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह, एक आंदोलन जिसका अर्थ था सत्य को थामे रहना था, के लिए पहले सत्याग्रही और जवाहरलाल नेहरू को दूसरे सत्याग्रही के रूप में चुना था। होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के तहत भारत के लिए होम रूल या प्रभुत्व की स्थिति प्राप्त करना था। इस आंदोलन को बीजी तिलक और एनी बेसेंट द्वारा अलग अलग दो होम रूल लीग के माध्यम से चलाया गया था। होम रूल लीग भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और ब्रिटिश समाज सुधारक और भारतीय स्वतंत्रता नेता एनी बेसेंट द्वारा अप्रैल और सितंबर 1916 में स्थापित भारत में एक ही नाम के दो अल्पकालीन संगठनों में से एक है। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसफ अली उन अपेक्षाकृत अज्ञात स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं में से एक है। वह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जानी जाती है। 1932 में वह तिहाड़ जेल में राजनीतिक कैदियों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ भूख हड़ताल पर चली गई थी, जिससे कैदियों को रहने की स्थिति में सुधार हुआ। सरोजनी नायडू प्राय भारत की कोकिला के रूप में इन्हें जाना जाता है। यह एक स्वतंत्रता सेनानी और कवि थी और कई क्षेत्र में प्रथम भी रही। अगला प्रश्न है, किसने 1947 में नई दिल्ली में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? ऑप्शन 1 गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी JB कृपलानी, ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख व्यक्ति थे, जो बाद में भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में नई दिल्ली में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। 565 रियासतों को एक नए स्वतंत्र भारत में एकीकृत करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान बहुत ही अविस्मरणीय है। बार परीक्षा पास करने के बाद पटेल ने गुजरात के गोधरा, बोरसाड और आनंद में वकालत की। उन्होंने एक उग्र और कुशल वकील होने की प्रतिष्ठा अर्जित की। पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए और गुजरात सभा के सचिव बने, जो बाद में कांग्रेस का गढ़ बन गया था। गांधी के आह्वान पर पटेल ने अपनी मेहनत की कमाई छोड़ दी और प्लेग और
अकाल जो 1918 में आया था के समय खेड़ा के करों की छूट के लिए लड़ने के लिए आंदोलन में वे शामिल हो गए। अगला ऑप्शन है हमारा गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत को देश के सबसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों और एक प्रशासक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने आधुनिक भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह संयुक्त प्रांत 1937 से 1939, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री 1946 से 1954 और केंद्रीय गृह मंत्री 1955 से 1961 के मध्य रहे थे और 1957 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न उन्हीं गोविंद वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। जब वे 18 वर्ष के थे तब उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय को अपने आदर्श के रूप में देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्रों में एक स्वयंसेवक के रूप में सेवा करना शुरू कर दिया। अगला ऑप्शन है हमारे पास जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी दोनों के कटु आलोचक थे। उन्होंने नेहरू की नीतियों का विरोध किया, जो उन्होंने सोचा कि गांधीवादी मूल्यों के खिलाफ थे, और बाद में इंदिरा की नीतियों का भी विरोध किया। 1972 से 73 में उन्होंने और अन्य समाजवादी नेताओं ने देश भर में आंदोलन का नेतृत्व किया और लोगों से इंदिरा सरकार के खिलाफ अहिंसक विरोध का नेतृत्व करने का आग्रह किया। 1975 में जब आपातकाल घोषित किया था तो जेपी कृपलानी को गिरफ्तार कर लिया गया और पहले वे गिरफ्तार होने वाले राजनीतिक नेता बने थे। 1982 में उनकी मृत्यु के बाद प्रशासक अपनी आत्मकथा माई टाइम में उन्होंने विभाजन के लिए महात्मा गांधी को छोड़कर पूरे कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना की। अगला ऑप्शन है हमारे पास अब्दुल कलाम आज़ाद। शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, पत्रकार अब्दुल कलाम आज़ाद ने अपने 4 दशक के से अधिक लंबे सार्वजनिक जीवन में कई टोपियां दान की। बौद्धिक उत्कृष्टता के साथ उन्होंने भारत की शिक्षा के क्षेत्र में एक स्थायी विरासत छोड़ी। 1888 में मक्का, सऊदी अरब में वे जन्मे थे। उनका परिवार उनके जन्म के 2 साल बाद कलकत्ता में आ गया। घर पर उन्होंने विभिन्न भाषाएं जैसे कि फारसी, उर्दू, अरबी और इतिहास, दर्शन और ज्यामिति जैसे विषयों का अध्ययन किया। 1947 से 1958 तक देश के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य संभाला। उन्होंने 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की वकालत की, क्योंकि उनका मानना था कि यह सभी नागरिकों का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्र विधेयक को शाही सहमति प्राप्त कब हुई? ऑप्शन 1 18 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 19 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 20 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 21 जुलाई 1947। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 18 जुलाई 1947। अब हम बात करते हैं भारतीय स्वतंत्र विधेयक के बारे में। भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 को 18 जुलाई 1947 को शाही सहमति मिली और लागू हुआ। इस अधिनियम ने भारत की स्वतंत्रता और विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना को क्रियान्वित किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था, जिसने भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 स्वतंत्र क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। क्लेमेंट इटली को लेबर सरकार ने कानून का मसौदा तैयार किया। यह माउंटबेटन योजना यानी 3 जून योजना पर आधारित थी, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं द्वारा वायसराय लॉर्ड माउंटेन की सिफारिश पर सहमति के बाद तैयार किया गया था। लॉर्ड माउंटेन भारतीय को सत्ता सौंपने के विशिष्ट कार्य के साथ भारत आए थे, लेकिन कांग्रेस और लीग विभाजन के सवाल पर सहमति नहीं हो सके। माउंटबेटन द्वारा प्रस्तावित एक प्रारंभिक योजना, जिसे डिकी वर्ड प्लान के रूप में जाना जाता है, का नेहरू ने विरोध किया था। इस योजना के अनुसार प्रांतों को स्वतंत्र घोषित किया जाना था
और फिर संविधान सभा में शामिल होने या शामिल न होने की अनुमति दे दी गई थी। फिर माउंटबेटन योजना को लेकर आए, जिसे 3 जून योजना के रूप में जाना जाता है। इस योजना के अनुसार भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान में किया जाएगा। संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो पाकिस्तान में जाएंगे। ये प्रांत तब तक अलग संविधान सभा का फैसला करेंगे। पंजाब और बंगाल की विधानसभाएं के लिए मतदान किया और जिसके अनुसार इस प्रांत को धार्मिक आधार पर 2 प्रभुत्वों के बीच विभाजित किया जाना था। सिंध की सभा को भारतीय संविधान सभा में शामिल होना या न होने का विकल्प दिया गया। उसने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और सिलहट में एक जनमत संग्रह होना था जो तय करेगा कि उन्हें किस देश में शामिल होना है। नए देश को संविधान सभा को पूरा विधायिक अधिकार दे दिया जाएगा। अधिनियम ने 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्राप्त करने का निर्णय ले लिया। क्षेत्रों को नई सीमाओं का सीमांकन सीमा आयोग द्वारा किया गया था। रियासतों पर ब्रिटिश आधिपत्य समाप्त होना था। ये राज्य भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का फैसला करते थे। 556 राज्यों ने भारत में विलय का फैसला किया था। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1931 के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा का शिखर माना था? ऑप्शन 1 एस.सी. बोस, ऑप्शन बी सीतारमैया, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी सरदार अजीत सिंह। इसका उत्तर है ऑप्शन ए एस.सी. बोस। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं वन बाई वन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई। एस.सी. बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा का शिखर माना था। यह गांधी इरविन समझौते का समर्थन करने के लिए 26 से 31 मार्च 1931 में कराची में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष सत्र था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया था। 1931 के कांग्रेस के अधिवेशन से ठीक 6 दिन पहले अंग्रेजों ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मार डाला था। इसलिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के लिए मौत की सज़ा को कम करने में गांधी की विफलता के लिए जनता ने व्यापक गुस्सा था। जब महात्मा गांधी 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भाग लेने के लिए जा रहे थे, तो उनका स्वागत काले झंडों से किया गया था। इस तथ्य के विरोध के रूप में गांधी ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के कम्यूटेशन के मुद्दे पर समझौता पर हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों नहीं किया था? विरोध का नेतृत्व पंजाब नौजवान भारत सभा ने किया था। अब जान लेते हैं, ऑप्शन में दिया गया है पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे। 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस के अधिवेशन में सीतारमैया कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए गांधी के उम्मीदवार थे। वह सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने बोस को चुना था। सीतारमैया ने भारत के 7 रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह संविधान सभा वार्ता समिति के सदस्य थे, जिसने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस द्वारा गठित वार्ता समिति के साथ परामर्श और विचार विमर्श किया था। कैबिनेट मिशन के अनुसार रियासतों के लिए संविधान सभा में सीटों के वितरण के लिए एक समझौता पर पहुंचे। योजना 1946 और देशी रियासतों से सदस्यों की नियुक्ति के तरीकों को तय किया गया। ऑप्शन में दिया गया है वल्लभ भाई पटेल। अब जानते हैं वल्लभ भाई पटेल कौन थे। वल्लभ भाई पटेल एक भारतीय बैरिस्टर और राजनेता थे, जो भारतीय
स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं में से एक थे। 1947 के बाद भारतीय स्वतंत्रता के पहले 3 वर्षों के दौरान उन्होंने उप प्रधानमंत्री, गृह मामलों के मंत्री, सूचना मंत्री और राज्य मंत्रियों के रूप में भी कार्य किया। एक वकील के रूप में पटेल ने एक अवैध मामलों का सटीक तरीके से पेश करने की, पुलिस गवाहों और ब्रिटिश न्यायाधीशों को चुनौती देने में खुद प्रतिष्ठा हासिल की थी। 1908 में पटेल ने अपनी पत्नी को खो दिया, उससे एक बेटा और बेटी हुई। उसके बाद वह विदुर रहे। कानूनी पेशे में अपने कैरियर को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्प, पटेल ने मध्य मंदिर में अध्ययन करने के लिए अगस्त 1910 में लंदन की यात्रा की। अब हमें अगला ऑप्शन दिया गया है सरदार अजीत सिंह। तो जानते हैं सरदार अजीत सिंह कौन थे। अजीत सिंह सरदार किशन सिंह के छोटे भाई, दूरदर्शी और क्रांतिकारी विचारक शहीद भगत सिंह के चाचा थे। 1894 में जालंधर के एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सिंह ने लाहौर और डीएवी कॉलेज में पढ़ाई की। बाद में उन्होंने कानून का अध्ययन करने के लिए बरेली कॉलेज में प्रवेश ले लिया, लेकिन तब तक उनका ध्यान भारत की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों की ओर भटक गया था। अगला प्रश्न है, किसने कांग्रेस कमेटी 1947 की बैठक में सांप्रदायिकता के पक्ष में राष्ट्रवाद का समर्थन के रूप में विभाजन पर प्रस्ताव पारित किया था। ऑप्शन 1 डॉक्टर किचलू, ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी जे.बी. पंत। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर किचलू। हाँ, इसका पूरा विश्लेषण किया जाएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सबके बारे में बताया जाएगा। तो डॉक्टर किचलू कौन थे। डॉक्टर किचलू एक फ्रंट लाइन स्वतंत्रता सेनानी, हिंदू मुस्लिम एकता के परोपकार और बैरिस्टर थे। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को आज रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध के चेहरे के रूप में याद किया जाता है, जिसे अंग्रेजों ने ठीक साल पहले 1919 में पारित किया था। वह एक शिक्षाविद भी थे, जिन्होंने दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी। 1926 में सरदार भगत सिंह द्वारा स्थापित एक संगठन नौजवान सभा के पीछे किचलू मार्गदर्शक शक्ति थी। डॉक्टर किचलू ने कांग्रेस कमेटी की बैठक में विभाजन पर एक प्रस्ताव को सांप्रदायिक पक्ष के रूप में राष्ट्रवाद का समर्थन के रूप में पारित किया था। उनकी क्रांतिकारी आकांक्षाएं उनके कैम्ब्रिज के दिनों की थी, जब उन्होंने मजलिस में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारतीय छात्रों द्वारा भारत के औपनिवेशिक संकट पर चर्चा करने के लिए एक समाज का गठन किया था। इन बैठकों के माध्यम से ही उन्होंने भारत के भावी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की। अब जान लेते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन कौन थे। पुरुषोत्तम दास टंडन एक भारतीय राजनेता था, जो अपने शुरुआती वर्षों में भारतीय कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति थे। वह भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के उपयोग के लिए एक उत्साहित प्रचारक थे। टंडन ने मुई सेंट्रल कॉलेज 1904, इलाहाबाद से कानून की डिग्री और इतिहास में एमए के साथ स्नातक भी किया था। उन्होंने एक कानूनी कैरियर की शुरुआत की। 1908 में प्रख्यात न्यायविद और राजनेता सर तेज बहादुर सप्रू के 1906 अधीन इलाहाबाद उच्च न्यायालय में शामिल हो गए और टंडन ने 1918 में तक पंजाब में नाबार राज्य में कानून मंत्री रहे। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता भारत के पहले प्रधानमंत्री थे 1947 से 1964 के मध्य, जिन्होंने संसदीय सरकार की स्थापना की और विदेशी मामलों में अपनी तटस्थ गुट निरपेक्ष नीतियों के लिए विख्यात हुए। वह और 40 के दशक में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद नेहरू देश के बुद्धिजीवी और युवाओं के नेताओं के रूप में उभरे। गांधी की चतुराई ने उन्हें कुछ वरिष्ठों के सिर पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद तक पहुंचा दिया था। यह उम्मीद करते हुए भी नेहरू भारत के युवाओं को आकर्षित करेंगे और उस समय चरम वामपंथी कारणों की ओर बढ़ रहे थे। कांग्रेस आंदोलन की मुख्यधारा में गांधी ने यह भी सही गणना की कि अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ नेहरू
खुद बीच रास्ते में रहने के इच्छुक होंगे। अब जानते हैं जेपी पंत कौन थे। गोविंद बल्लभ भाई पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा, जो उत्तराखंड में पड़ता है, के शाही देवी पहाड़ियों में हुआ था। उनकी माता का नाम श्रीमती गोविंदी था। उनके पिता श्री नौरत पंत लगातार सड़क पर थे। गोविंद का लालन पालन उनके दादा श्री बद्री दत्त जोशी, जिन्होंने अपने राजनीतिक विचारों को ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, काशीपुर में एक वकील के रूप में, प्रांत में से ब्रिटिश राज के खिलाफ अपना सक्रिय काम उन्होंने शुरू किया। 1914 में जब उन्होंने स्थानीय परिषद या ग्राम परिषद की मदद की, स्थानीय लोगों को यात्रा करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों के सामान का मुफ्त परिवहन प्रदान करने के लिए कानून की उनकी सफल चुनौतियों में मदद की। 1931 में उन्होंने राजनीतिक में प्रवेश किया और आगरा अवध के संयुक्त प्रांतों की विधानसभा के लिए उन्हें चुना गया। ये रहा हमारा आज का अति महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न, इतिहास के प्रश्न। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सभी अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी रही। आप इस वीडियो को बार बार सुनें, बार बार देखें, आपको निश्चित ही पूरा विश्लेषण समझ में आ जाएगा। तो फिर मिलेंगे हम आपको अन्य प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।